आज अपन बात कर लेते हैं सेल रेस्पिरेशन की। यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार में एग्जामों में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हरित लौकों में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रत्यक्ष किसके संश्लेषण में लिप्त होती है? हरित लौकों में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रत्यक्ष प्रत्यक्षतः किसके संश्लेषण में लिप्त होती है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, दूसरा है ग्लूकोज व स्टार्च का संश्लेषण, और तीसरा है फास्फोरिलीकरण अम्ल का निर्माण, और चौथा है जल के प्रकाशीय अपघटन व एडीपी के फास्फोरिलीकरण से एटीपी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा, तो पहले अपने को पहले क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ना है कि हरित लवकों में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रत्यक्षतः किसके संश्लेषण में लिप्त होती है। तो हमें हरित लवकों में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को देखना है। तो भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया में स्थिरीकरण का कार्य तो करती है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर जाएगा वह 100% आपका फोर्थ वाला आंसर जाएगा। फोर्थ वाला आंसर क्या है कि जल के प्रकाशीय अपघटन व एडीपी के फॉस्फोरिलीकरण से एटीपी का निर्माण होना, यानी ये आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन से तत्व जल के प्रकाशीय अपघटन हेतु अनिवार्य हैं? निम्न में से कौन से तत्व जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए अनिवार्य हैं? तो यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, कैल्शियम, क्लोरीन। तो 100% आपका आंसर जाएगा यहाँ पर मैग्नीज और क्लोरीन। यहाँ पर क्या है, जल के प्रकाशीय अपघटन हेतु अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश गुणांक आर क्यू परिभाषित होता है? प्रकाश गुणांक आर क्यू परिभाषित होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन आयतन या CO2 आयतन का, CO2 आयतन या ऑक्सीजन आयतन का, या ऑक्सीजन आयतन या नाइट्रोजन आयतन का। तो भाई हम जानते हैं कि श्वसन गुणांक जो RQ प्रभावित होता है वह किससे होता है? ज़्यादातर ऑक्सीजन की और CO2 की वजह से होता है। तो पहले CO2, ठीक है, यानी श्वसन की दर क्या होगी कि ऑक्सीजन अगर CO2 की क्या होगी, CO2 का आयतन अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का आयतन क्या होगा, इसमें कम होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो आंसर जिसका जाएगा दूसरा, CO2 का आयतन या बटा ऑक्सीजन का आयतन। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। जैविक जगत का सर्वाधिक तीव्र क्रियाशील विकर है? जैविक जगत का सर्वाधिक तीव्र क्रियाशील विकर है। तो चार ऑप्शन दिए, लैपेज, एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्टिडेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जाएगा वो जाएगा कार्बनिक एनहाइड्रेट, यानी ये जो है वो जैविक जगत का सबसे तीव्र क्रियाशील विकर है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पायरुविक अम्ल का निर्माण किस दौरान होता है? पायरुविक अम्ल का निर्माण किस दौरान होता है? पहला क्रेब चक्र, दूसरा ग्लाइकोलाइसिस, तीसरा ऑर्निथीज चक्र, और चौथा है कैल्विन चक्र। दो जगह, एक तो क्रेब चक्र है, दूसरा कैल्विन चक्र है। तो आपको आंसर देना है। तो 100% आपका आंसर क्या जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यूरियस एंजाइम को किससे प्राप्त किया गया था? यूरियस एंजाइम को किससे प्राप्त किया गया था? पहला मूत्र, दूसरा कैनावेलिया, तीसरा फाइकस फल या पेनक्रियाज। तो 100% जो इसका आंसर जाएगा, यूरियस एंजाइम को किससे प्राप्त किया गया था, तो वह था भैया कैनावेलिया। कैनावेलिया से इसको क्या किया गया था, प्राप्त किया गया था। यूरिया जो एंजाइम है उसे कैनावेलिया से प्राप्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में संलग्न होता है? निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में संलग्न होता है? चार ऑप्शन है,
फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम्स या फोटो हार्मोन्स, एस्मोसोम्स। तो 100% जो इसका आंसर जाएगा वो जाएगा साइटोक्रोम्स। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ। एपो एंजाइम प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या एमिनो अम्ल है? एपो एंजाइम जो है वो प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या एमिनो अम्ल है? तो जहाँ पर एंजाइम शब्द पीछे जुड़ रहा है तो इसका मतलब ये 100% क्या होगा भैया? प्रोटीन ही होगा, क्योंकि एंजाइमों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। विटामिन से एंजाइम नहीं बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट से एंजाइम नहीं बनते, एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है लेकिन एंजाइम नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो पहला ही जाएगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। एटीपी संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्राहियों की सही श्रृंखला है। एटीपी संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्राहियों की सही श्रृंखला है। साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम बी या साइटोक्रोम सी? पहला। दूसरा, साइटोक्रोम BCA A3। तीसरा है साइटोक्रोम BC3A3 और साइटोक्रोम CBA3। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा आपका 100% क्या जाएगा? साइटोक्रोम BCA और A3। ये बिल्कुल इसकी सही श्रृंखला है। तो इलेक्ट्रॉन ग्राहियों की यहाँ पर जो सही श्रृंखला है वह का पहले साइटोक्रोम B जाएगा, फिर C जाएगा, फिर A जाएगा, फिर लास्ट में A3 पर जाएगा। तो ये इसकी बिल्कुल सही श्रृंखला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा जाता है बार बार। 10वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रकाश शोषण का आधारी पदार्थ है। प्रकाश शोषण का आधारी पदार्थ है। तो पहला ऑप्शन है ग्लाइकोलेट, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है लिपिड और चौथा है सुक्रोज। तो 100% जो इसका आंसर जाएगा वो जाएगा ग्लाइकोलेट, यानी इसका आंसर पहला ही होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्वेरियम में हरे पौधे किस लिए उगाए जाते हैं? यानी जो एक्वेरियम होता है उसमें हरे पौधे किस लिए उगाए जाते हैं? पहला ऑप्शन CO2 उत्पादन हेतु, स्टार्च उत्पादन हेतु, ऑक्सीजन उत्पादन हेतु या सुंदरता बढ़ाने हेतु? तो एक्वेरियम में जो पौधे उगाए जाते हैं वह 100% किस में उगाए जाते हैं भैया? ऑक्सीजन की उत्पादन हेतु ही उगाए जाते हैं, क्योंकि CO2 उत्पादन तो वैसे ही नहीं करना अपने को। स्टार्च का उत्पादन तो नॉर्मल भी कर सकते हैं और सुंदरता तो नॉर्मल पार्कों में भी अपन पौधे लगाकर बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब एक्वेरियम में किस लिए? ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में आयरन के अलावा तांबा भी होता है? निम्न में से किस में आयरन के अलावा तांबा भी होता है? पहला ऑप्शन है साइटोक्रोम F में, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में या प्लास्टोक्विनोन में या साइटोक्रोम C1 में? तो 100% जो इसका आंसर जाएगा भैया वह साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है, यानी सेकंड नंबर का जो ऑप्शन आपके पास है उसी का यहाँ पर ये आंसर है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, 13वें क्वेश्चन की तरफ। जो 13वां क्वेश्चन है, पेरोक्सिसोम संरचना किससे संबंधित है? पेरोक्सिसोम संरचना किससे संबंधित है? पहला प्रकाश संश्लेषण से, दूसरा शोषण से, तीसरा प्रकाश शोषण से और चौथा है प्रकाश पार्श्वलीकरण से। तो भैया क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। पेरोक्सिसोम संरचना किससे संबंधित है? तो ये बात आपको याद रखनी है कि पेरोक्सिसोम किससे संबंधित है। तो भैया ये प्रकाशीय श्वसन से ही संबंधित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है कि ये प्रकाशीय श्वसन से संबंधित है। 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केम पादपों की पर्ण मध्यस्थ कोशिकाओं में दिन के CO2 स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? केम पादपों की पर्ण मध्यस्थ कोशिकाओं में दिन के समय CO2 स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? पहला RUBP ऑक्सीजनेज के द्वारा, RUBP यानी राइबोलोज बिस्फॉस्फेट ऑक्सीजनेज के द्वारा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज द्वारा या राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज द्वारा या दोनों के द्वारा? तो आंसर क्या जाएगा इसमें? केम पादपों में पर्ण मध्यस्थ कोशिकाओं के दिन के समय जो ऑक्सीजन CO2 का स्थिरीकरण होता है वह किसके द्वारा होता है?
तो 100% जो इसका आंसर जाएगा वो राइबोलोज बिस्फॉस्फेट और कार्बोक्सिलेज, यानी यहाँ पर ये जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, 15वें क्वेश्चन के जो लास्ट क्वेश्चन अपना। पायरुविक अम्ल में एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? पायरुविक अम्ल में एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य और चौथा ऑप्शन है गोल्जी काय। तो 100% भैया हम जानते हैं कि पायरुविक अम्ल में एसिटाइल कोएंजाइम का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, क्योंकि ये एटीएस के दौरान ये क्रिया होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है। तो आज का ये क्वेश्चन थे अपने, और लगातार ऐसे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो लगातार वीडियो को देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।